एपिसोड 179 श्राप टूटने के बाद क्या हुआ, एक बड़ा खुलासा। एक लड़की बाल झटक कर एक अदा से उससे अपना कंधा टकराना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सफाई से निकला कि वो लड़की मुंह बना कर रह गई और सीधा टेबल पर आया और सामने बैठे शख्स ने एकदम उसको हक कर लिया, जैसे वो कब से अमन के लिए तरस रहा था, और उसको देखकर फुट फुट कर रोने लगा। और वो इसके ने उसका कंधा थपक कर कहा, यार तूने रोने में लड़कियों को भी फेल कर दिया। तब अमित ने कहा, हाँ तू तो ये सब कहेगा ही, क्योंकि तू तो हम सबको भूल चुका है। कितना मिस करते हैं सब तुझे। बीडीआर साहब तो तेरे जाने से बीमार पड़ गए हैं, और मैं तेरी कसम में बंधा हुआ उनसे बता भी नहीं सकता था तू मरा नहीं जिंदा है। तब एसके ने कहा, मर तो गया हूँ यार, क्योंकि अब तेरे सामने अमन नहीं एसके है। तब उसने कहा, नहीं मेरे लिए तो तू हमेशा मेरे बचपन का दोस्त अमन ही रहेगा। और एसके आहिस्ता से मुस्कुराया। तब एसके ने कहा, तुम घर क्यों नहीं आए, मुझे यहाँ क्यों मिलने बुलाया, मेरी फैमिली तुझसे मिलकर बहुत खुश होगी, चल अभी घर चल। तब उसने कहा, नहीं यार अभी शाम को ही मुझे वापस लौटना है, क्योंकि आर्मी का बहुत जरूरी काम है। और तू बता ये तू इतना गोरा चिट्टा कैसे हो गया, कहीं यहाँ आकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तो नहीं करा ली। तब एसके ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार मैंने कुछ नहीं किया, ये सब श्राप टूटने के बाद हुआ है। डेड बता रहे थे ये रंग ही हमारे वंश का रंग रूप था, लेकिन श्रापित होने के बाद कुछ फर्क आ गए थे, अब सब ठीक है। और फिर अमन ने दोनों के लिए डिनर ऑर्डर किया और दोनों ने बचपन की यादें याद करते हुए हंसते मुस्कुराते माहौल में खाना खाया। और फिर अमित ने पूछा, अमन क्या तू कभी इंडिया वापस नहीं आएगा। तब अमन ने फोक रोकर कहा, नहीं कभी नहीं। तब अमित ने कहा, यार आखिर ऐसा क्या हो गया श्राप टूटने के बाद जो तेरा दिल पीरामल बाबूजी और याना भाभी की तरफ से इतना बुरा हो गया तो सब कुछ छोड़कर यहाँ चला आया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी। अमन ने गहरा सांस लेकर कहा, ये सब छोड़ तू डिनर कर, फिर कहीं आउटिंग पर चलते हैं। पहले राजस्थान में खेतों में घुमा करते थे, यहाँ पर क्लब है वहाँ चलते हैं। तब अमित ने कहा, नहीं अमन मैं यहाँ तुमसे इंडिया ना आने की वजह पूछना चाहता हूँ। तुझे पता है हम दोनों में कभी कोई राज नहीं रहा, यहाँ तक अपने जिंदा होने की खबर भी तूने मुझे ही दी। अब प्लीज यारा बता भी दे आखिर क्या हो गया है ऐसा जो तूने अपनी मेजर की जॉब तक छोड़ दी और किसी के कहे सुने पर यकीन करके इस तरह अपनों को छोड़ दिया। और याना भाभी तो तेरा इश्क है जुनून है, भला उनको भी तूने छोड़ दिया। ऐसा क्या लिखा था तेरी माँ के खत में और इंद्राणी लेख के आखिरी पन्नों में जो तू इस कदर अपनों की तरफ से पत्थर बन गया। ऐसा भी तो हो सकता है ये सब किसी की साजिश हो, क्योंकि मेरा दिल नहीं मान रहा याना भाभी या पीरामल बाबूजी गलत हो सकते हैं। तब अमन ने कहा, तुझे क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसे ही यकीन कर लिया सब कुछ। तब अमित ने कहा, लेकिन अमन। तब एसके ने कहा, पहले तू मुझे अमन कहना बंद कर, मैं अमन नहीं हूँ एसके हूँ, और यह मेरी पहचान सिर्फ एसके से है। और तू जानना चाहता है श्राप टूटने के बाद क्या हुआ। पास्ट श्राप टूटने के बाद याना तुरंत बेहोश हो गई थी, एक बिजली सी जो उन दोनों के ऊपर आई थी। लेकिन अमन अपने होश में था, क्योंकि वो मजबूत मर्द था। वो सब झेल गया और अमन भागकर याना के पास आया। याना याना आंखें खोलो प्लीज आंखें खोलो। और अमन बदहवास सा याना को हॉस्पिटल लेकर भागा। डॉक्टर डॉक्टर मेरी बीवी को बचा लीजिए। तब डॉक्टर ने कहा, मेजर साहब आप घबराए नहीं, हम देखते हैं। अमन कॉरिडोर में इधर से उधर टहल रहा था, उसने कॉल करके सबको बता दिया था। अभी अमन बेंच पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाए होठों पर रखे गहरी सोच में था। जब उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तब अमन शॉक होकर खड़ा हो गया। डेड आप यहाँ, आप इंडिया कब आए। जेके ने कहा, बेटा मैं तब से यहाँ हूँ जब से मुझे पता चला तुम श्राप टूटने की विधि में बैठ चुके हो, यही एक होटल में स्टे कर रहा हूँ। तब अमन ने बाहर की तरफ देखते हुए कहा, डेड प्लीज आप चले जाए यहाँ से। अगर पीरामल बाबूजी को पता चल गया तो वो बहुत नाराज होंगे, अगर उनको पता चला मैं आपसे मिलता तो पता नहीं क्या होगा। तब जेके ने कहा, आखिर ऐसा कब तक चलेगा शेगी, मैं तुम्हारा असली बाप हूँ, तुम्हारे सगी बहन है, एक प्यार करने वाली माँ है, उन सबको छोड़कर तुम इन धोखेबाज लोगों के बीच रह रहे हो। लेकिन बेटा अब नहीं, बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब तक इसलिए नहीं कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम्हारे श्राप तोड़ने वाली अष्टकन्या इंडिया में ही थी, लेकिन अब तुम्हारा श्राप टूट चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब अमन ने हाथ छुड़ाकर कहा, नहीं डेड मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ, मैं पीरामल बाबूजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, वही मेरे अपने हैं। तब जेके ने कहा, वो सब धोखेबाज है, वो सब तुम्हें तुम्हारी दौलत की वजह से चाहते हैं। तब अमन ने कहा, बस डेड मैं अब पीरामल बाबूजी के लिए एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा, मुझे आपकी किसी बात का यकीन नहीं है, अगर मेरे बाबूजी गलत है तो आप सबूत दीजिए। तब जेके ने तकलीफ से मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा मुझसे ही सबूत मांग रहा है, लेकिन इस बार मैं सारे सबूतों के साथ आया हूँ। ये लो सारे सबूत, इस बॉक्स में इंद्राणी लेख के आखिरी पन्ने और तुम्हारी माँ का आखिरी खत है, जिसको मैंने संभाल कर रखा था। शायद अब तुम्हें दिखाने का सही समय आ गया है, ये लो इनको पढ़ो और फैसला करो। जेके बॉक्स देकर जा चुका था, और अमन अब जैसे जैसे वो खत पढ़ रहा था उसके जिस्म सारा खून उसके चेहरे पर आ चुका था, शरीर में गर्दिश करता खून बर्फ की तरह जम चुका था। उसको ऐसा लग रहा था जैसे सातों आसमानों का बोझ उसके सीने पर आ गिरा हो, वो सांस नहीं ले पा रहा था, दम घुटने लगा था इतना भयानक सच जानकर, और उसको यहाँ एक पल भी खड़ा होना मुश्किल हो चुका था, इसलिए बाहर की तरफ भागा। बाबूजी, सुमेर, सुमित्रा चाची सब हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन अमन का कहीं कुछ पता नहीं था। कितनी देर बाद पीरामल बाबूजी के पास कॉल आया, बाबूजी मैं ज्वाला मंदिर पर आपका इंतजार कर रहा हूँ, आप यहाँ आइए। तब बाबूजी ने कहा, थारा दिमाग खराब हो गया के थारे को यहाँ याना के पास होना चाहिए, लेकिन तू ज्वाला मंदिर पर है। तब अमन ने कहा, याना अब ठीक है, डॉक्टर से मेरी बात हो चुकी है, इसलिए आप तुरंत यहाँ आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। तब पीरामल ने कहा, अभी थारा यहाँ आना जरूरी से यहाँ आ। तब अमन ने दहाड़ कर कहा, मुझे मेरी माँ का खत मिल चुका है। पीरामल शेखावत, और दूसरी तरफ सन्नाटा सा छा गया। तब बाबूजी ने गुस्से में कहा, इसका मतलब तू अपने बाप से मिल गया। तब अमन ने कहा, हाँ इसलिए कह रहा हूँ यहाँ आ जाए। तब बाबूजी ने कहा, हमारे पास टाइम ना है, थारे को जो समझना है समझ ले। तब अमन ने बिखरी हुई आवाज में पूछा, क्या मेरी माँ ने जो कुछ भी खत में लिखा है
क्या वो सब सही है? तब बाबूजी ने कहा, महारे को ना पता, थारी माँ ने के लिखा है, लेकिन तन ने यकीन करना है कर ले। तब अमन ने कहा, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ बाबूजी। अमन ने बाबूजी लफ्ज को बहुत सख्ती से दोहराया। अगर आप आज नहीं आए तो मैं समझ लूंगा मेरा बाप सही है और आप सब गलत है और मैं हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाऊंगा। तब बाबूजी ने कहा, थारे को जो समझना है समझ ले, और पीरामल बाबूजी ने खट से फोन काट दिया। अमन रात गए तक मंदिर में उनका इंतजार करता रहा, लेकिन पीरामल बाबूजी तो नहीं आए, लेकिन साहिल गहलोत आ गया था और अमन की आंखों में उसको देखकर खून उतर आया और अमन ने गुस्से में कहा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुझसे तो मैं खुद हिसाब करने आने वाला था, तू खुद आ गया। तब साहिल ने कहा, आया नहीं हूँ, पीरामल बाबूजी ने भेजा है। तब अमन ने कहा, मन तो कर रहा है तुम सबको जिंदा जला दूं, लेकिन अभी नहीं, अब तू मेरे सारे सवालों का जवाब देगा। तब साहिल ने कहा, मैं यहाँ तेरे सवालों का जवाब देने नहीं आया, बल्कि अपनी बेटी के लिए तुझसे तलाक लेने आया हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था तू शेखावत वंश श्रापित गंदा खून है। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी अपनी बेटी की शादी तुझसे ना करता। मैंने तो तुझे पीरामल भाई साहब की औलाद समझा था। उन्होंने मुझसे कहा था यदुवंश अपने दोनों बच्चे ले जा चुका है, तू उनका ही बेटा है, लेकिन जो गलती हो गई अब मैं उसको सुधारना चाहता हूँ, तुझसे अपनी बेटी को तलाक दिलाकर। तब अमन ने कहा, अगर इतना ही पछतावा हो रहा था तो श्राप क्यों तोड़ने दिया, मर जाने देते मुझे, जैसे शेखावत वंश खत्म हो गया मैं भी हो जाता। तब साहिल ने कहा, मैंने तो मना किया था याना से श्राप तोड़ने के लिए, लेकिन उसने ये श्राप अपने बच्चों के लिए तोड़ा है। लेकिन अभी भी मेरी बेटी का कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि माता संगिनी के वरदान के हिसाब से मेरी बेटी हर 100 दिन बाद कुंवारी कन्या का रूप धारण कर लेगी, इसलिए अब वो पहले जैसी बन चुकी है। अब बस मुझे अपनी बेटी को तुझसे आज़ादी दिलानी है, इसलिए इन तलाक के पेपर पर साइन कर और चला जा हम सबकी जिंदगी से अपने बाप के पास, ताकि मैं अपनी बेटी की शादी फिर से करा सकूं और अपने बच्चों को भी साथ ले जा, क्योंकि कुछ दिन बाद मेरी बेटी कुंवारी हो जाएगी और मेरे दोस्त का बेटा याना से शादी करने का ख्वाहिशमंद है और वो बस याना के कुंवारे होने का इंतजार कर रहा है। तब अमन ने गुर्राते हुए कहा, ये तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है साहिल गहलोत, मैं कभी याना को तलाक दूंगा। तब साहिल गहलोत ने हैरानी से कहा, ये जानने के बाद भी याना ने तेरी माँ के साथ क्या किया है? तब अमन ने कहा, ये मेरा और उसका मामला है, उसको मैं अपने हिसाब से डील करूंगा, लेकिन ये भूल जा मैं कभी जीते जी तेरी बेटी को आज़ादी दूंगा। तब साहिल ने बंदूक निकालते हुए कहा, तो ठीक है, जीते ना सही, तेरे मरने के बाद सही, तुझसे आज़ादी तो मैं अपनी बेटी को दिलाकर रहूंगा। इसलिए अमन शराफ से इन तलाक पेपर पर साइन कर दे, वरना तुझे गोली मार दूंगा। तब अमन ने हंसते हुए कहा, साहिल गहलोत एक आर्मी ऑफिसर को बंदूक से डरा रहे हो, क्योंकि एक फौजी के लिए बंदूक बारूद उसका खिलौना होते हैं जिनके साथ वो रात दिन खेलता है। तभी अमन ने बंदूक पकड़कर अपने सीने पर रखते हुए कहा, दम है तो मार गोली और करा ले अपनी बेटी को आज़ाद, क्योंकि अपने जीते जी तो मैं उसको तलाक नहीं दूंगा, वो जहाँ भी रहेगी मेरी होकर रहेगी। और रही बात उसकी वर्जिनिटी की, तो उसकी वर्जिनिटी भी सिर्फ मेरे लिए है। और अमन ने हंसते हुए कहा, उसकी वर्जिनिटी लेने वाला इस दुनिया में पहला और आखिरी इंसान मैं ही रहूंगा, लेकिन इतना जरूर जान चुका हूँ मेरी माँ का हर लफ्ज़ तुम्हारे लिए सही था। तब साहिल ने कहा, अगर तेरी माँ ने लिखा है तो सही होगा, क्योंकि जिस तरह श्राप सच्चा है उसी तरह तेरी माँ का हर लफ्ज़ सच्चा है। लेकिन अब जब तू सच जान ही चुका है तो तुझे अब मरना होगा। पहले तो मैंने सोचा था खत पढ़ने के बाद शायद तू खुद ही इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन नहीं, तू बड़ा ढीठ है। तब अमन ने कहा, ढीठ नहीं हूँ, बहादुर हूँ, क्योंकि एक फौजी हूँ और जब तक अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार देता, तुम सबको तुम्हारे अंजाम तक नहीं पहुँचा देता, तब तक दुनिया में ही रहूंगा। तब साहिल गहलोत ने कहा, अगर मेरी गोली से बच जाए तब रहेगा, गुड बाय शेगी कूपर। और साहिल गहलोत ने जैसे ही अमन पर फायर की, तुरंत उसके हाथ पर किसी ने फायर कर दी और साहिल की गन छूटकर जमीन पर गिर गई। तब पीछे से जेके ने कहा, खबरदार, जो मेरे बेटों को नुकसान पहुंचाने की गलती से भी की, वरना तेरा जहन्नुम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तक इसलिए चुप था ताकि मेरा बेटा तुम सब की असलियत देख सके, जो अब उसने देख ली है। और जाओ कह दो उस पीरामल से यदुवंश अपने बेटे को ले जा चुका है। और अमन अपने बाप के साथ आगे बढ़ने लगा। तभी साहिल ने फिर से बंदूक उठाई और फायर की, लेकिन अमन की अगली गोली साहिल गहलोत के सीने में लगी और अमन ने कहा, पीठ पीछे वार नहीं चाचा जी। पसंद। अमन ने कहा, अब तू ही बता, क्या तुझे अभी लगता है मैं किसी के कहे सुने पर यकीन कर रहा हूँ? और खत लिखने वाली कोई गैर नहीं थी, मेरी सगी माँ थी, और मेरी माँ ने वो खत अपने मरने से एक दिन पहले लिखा था। क्या मरने वाला इंसान झूठ बोल सकता है? और अगर मैं इतना कुछ होने के बाद भी अपनी माँ के लफ्जों पर यकीन ना करूँ तो लानत है मेरे बेटे होने पर। और अमन ऐसे ही नहीं मरा है, इन सब ने मिलकर अमन की पीठ में छुरा घोंपा है, इन सब ने मिलकर मारा है अमन को। लेकिन मुझे और किसी के धोखा देने का इतना दुख नहीं है जितना मुझे याना की तरफ से है, पीरामल बाबूजी की तरफ से है। इन दो हस्तियों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, इन दोनों ने ही मुझे जीते जी मार दिया। तब अमित ने कहा, क्या तूने इस बारे में याना भाभी से बात की? तब अमन ने अमित की तरफ आंखों में शोले लेकर देखते हुए कहा। एपिसोड 180, अमन की याना से जबरदस्ती रफ रोमांस। इन दोनों ने ही मुझे जीते जी मार दिया। तब अमित ने कहा, क्या तूने इस बारे में याना भाभी से बात की? तब अमन ने अमित की तरफ आंखों में शोले लेकर देखते हुए कहा, क्या कहता उससे और क्या होगा कहने से, मैं अपने माँ के गुनहगारों को माफ़ नहीं कर सकता, क्योंकि इस याना ने अपने बाप के साथ मिलकर सबसे बड़ा गेम खेला है। याना की ही वजह थी मैं अपनी माँ की एक आखिरी ख्वाहिश भी पूरी ना कर सका। वो चाहती थी उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा दे, लेकिन जब मेरी माँ बीमार थी और मुझसे मिलना चाहती थी तो चाचा जी और पीरामल बाबूजी किसी ने मुझे खबर नहीं दी मेरी माँ की, और मेरे जाने से पहले ही उन्होंने मेरी माँ का अंतिम संस्कार कर दिया। और खत पढ़ने के बाद मुझे पता चला मेरी माँ चाहती थी उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा दे, लेकिन जिस दिन मेरी माँ इस दुनिया से गई उसके अगले दिन याना का बर्थडे था और मैं अपनी माँ के पास ना जा सकूँ, इसलिए याना ने पहली बार मुझसे फरमाइश की मैं उसकी बर्थडे पर कोई स्पेशल गिफ्ट दूँ।
और मैं याना के लिए इतना पागल था, उसको इम्प्रेस करने के लिए मारा मारा फिर रहा था, उसके लिए गिफ्ट ढूंढ रहा था। इस बात से बेखबर उधर मेरी माँ की अर्थी सज रही थी और मैं महबूबा को इम्प्रेस करने में लगा था। जब मेरी माँ अंतिम संस्कार हो गया तब मुझे चाचा जी ने बताया मेरी माँ दुनिया छोड़कर जा चुकी है। और याना और चाचा जी ने ये सब क्यों किया, ये मुझे मेरी माँ की आखिरी चिट्ठी पढ़ने के बाद पता चला। तो मैं कैसे इन लोगों को माफ़ कर दूँ जिन्होंने मिलकर मेरे पीठ में छुरा घोंपा है। अगर पीरामल बाबू जी निर्दोष थे तो क्यों नहीं बताया मेरी माँ मर चुकी है, क्यों नहीं बुलाया मुझे मेरी माँ के आखिरी टाइम में, क्यों नहीं देनी दी मुझे अपनी माँ को मुखाग्नि, क्योंकि ये सब नहीं चाहते थे इनके काले चेहरे मेरे सामने आए। अब तू बता, क्या अभी तुझे लगता है मैं गलत हूँ? अगर तू मेरी जगह होता तो क्या करता? तब अमित ने कहा, मैं वही करता जो तू कर रहा है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है ये सब लोग इतना गिर सकते हैं, क्योंकि जो राज जानकर तो सब सह गया। अगर मैं तेरी जगह होता तो शायद खुद को खत्म कर लेता या इन सबको जान से मार देता। तब अमित कुछ सोचकर कहा, क्या तू कभी याना भाभी को माफ नहीं करेगा? तब अमन ने गहरा सांस लेते हुए कहा, इस जन्म में तो नहीं। तब अमित ने कहा, लेकिन वो तुझसे अब प्यार करती है, उन्होंने अपनी जान पर खेलकर तुझे बचाया है। तब अमन ने कहा, यह एहसान है उसका मुझ पर, इसके बदले में याना से बच्चे कभी दूर नहीं करूंगा और ना कभी अपने बच्चों से मिलूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता बच्चे मुझ देखकर मेरे पास आने की जिद करे, क्योंकि मेरे बच्चे मुझे बहुत मिस करते हैं। अगर मैं उनके सामने गया तो शायद वो याना को और मुझे एक साथ देखने की जिद करने लगे और फिर वो राज उन बच्चों के सामने आए जो मैं लाना नहीं चाहता। उनको अभी ऐसा लगता है उनका बाप मर चुका है तो मैं उनके लिए मरा ही रहूंगा। मैं चाहता हूँ मेरे बच्चे सिर्फ याना से प्यार करे, कभी उनके सामने उनकी माँ का सच ना आए, क्योंकि वो एक माँ है और बच्चों के लिए माँ इस दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती होती है। और मैं नहीं चाहता उनकी उस हस्ती पर कोई उंगली उठाए, क्योंकि मैं भी एक बदनसीब बेटा हूँ जो अपनी माँ की तकलीफ में उसके साथ भी ना रह सका। आज सोच सोच कर मेरा सीना दर्द फटता है, इसलिए मुझे इन सब से नफरत हो चुकी है। लेकिन एक बाप भी हूँ, इसलिए मैं एक बाप का फर्ज भी पूरा करूंगा, अपने बच्चों को दुनिया की हर खुशी दूंगा, भले ही मैं उस खुशी में उनके साथ ना रहूं। और अमन ने एक झटके से अपने अंगूठे से अपनी आंख का कोना रगड़ा, एक आंसू जो उसकी आंखों भिगो गया था। और तब अमित ने अमन के हाथ अपना हाथ रख कर कहा, मैं जानता हूँ इस सब में सबसे ज्यादा दिल तेरा दुखेगा। तब अमन दूसरी तरफ देखते हुए कहा, शायद मेरी माँ के पास ना जाने की यही मेरी सजा है, क्योंकि जो बेटा अपनी प्रेमिका के लिए माँ को भूल जाता है उनके लिए यही सजा होती है। तब अमित ने कहा, तू याना भाभी के लिए मर चुका है, अगर याना भाभी की जिंदगी में कोई और आ गया तो? तब अमन की रगे गुस्से तन गई, ऐसा कभी नहीं होगा और ना मैं होने दूंगा। वो मेरी थी और हमेशा मेरी ही रहेगी। जब मैं उसके लिए तड़प रहा हूँ तो उसको भी कैसे सुकून लेने दूंगा? जिस दिन उसने मेरी जगह किसी और को दे दी उस दिन वो दिन उन दोनों की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। और वो ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि मैंने एसके बनकर भी उससे शादी कर ली और वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है एक साथ दो मर्दों से शादी करेगी। अमन ऑफिस के अंदर अपनी चेयर पर सर टिकाए सो रहा था, क्योंकि रात वो बिस्तर पर करवटें बदल बदल कर गुजारता था, क्योंकि उसको याना तलब शिद्दत से महसूस होने लगी थी जब से वो उसके सामने आई थी। तभी प्रेम दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो एसके को ऐसे सोता देख हैरान रह गई, क्योंकि वो सोता हुआ किसी और हो जहाँ का लग रहा था। व्हाइट कोट पैंट, अंदर व्हाइट टी शर्ट और उस पर चमकता उसका चांद सा चेहरा और माथे पर बिखरे उसके काले सिया रेशमी बाल जो ऐक की हवा से हल्के हल्के उड़ रहे थे। लंबी पलकें झुकी हुई थी। वो सोता हुआ इस कदर मासूम और प्यारा लग रहा था जैसे आसमान से कोई देव उतर कर आ गया हो। और उसके इस मनमोहने रूप को देखकर प्रेम को खुद पर काबू पाना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने आहिस्ते से झुककर उसकी एक तरफ को ढलकी गर्दन पर आहिस्ता से अपने होंठ रखे और आहिस्ता से फिर उसके माथे को चूमा लिया। और अमन नींद में बेखबर सोया हुआ था। तभी प्रेम ने आहिस्ता से उसकी थाई पर हाथ रखा और दूसरा उसके सीने पर झुककर किस करने ही वाली थी, तभी अमन की आंखें खुल गई और उसने गुस्से में प्रेम को दूर धकेल दिया और प्रेम सीधा वास पर गिरी और एक झटके से वो टूटकर नीचे गिर गया, साथ में प्रेम के कान का टॉप्स भी गिर गया। और अमन ने गुस्से में कहा, कितनी बार तुमसे कहा है अपनी लिमिट क्रॉस मत किया करो, तुम्हें सिर्फ दुनिया के सामने मेरी बीवी होने का दिखावा करना है, अकेले में तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तब प्रेम एक झटके से खड़ी हुई और गुस्से में कहा, आखिर कब तक मैं तुम्हारे लिए तड़पती रहूं? इसके 5 साल हो चुके हैं मुझे तुम्हारा इंतजार करते करते, क्यों नहीं अपना रहे मुझे? तब अमन ने कहा, अगर नहीं रहा जा रहा तो कोई और ढूंढ लो, मैंने नहीं कहा तुम मेरा इंतजार करो। तब प्रेम ने रोकर उसके करीब आकर पूछा, आखिर क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, अगर कोई दूसरा ढूंढना होता तो कब का ढूंढ लेती, लेकिन मुझे सिर्फ एक मर्द की चाहत है और वो है एसके। तब अमन ने मुंह फेरकर अपनी सीट पर बैठते हुए कहा, लेकिन मेरी चाहत तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि मेरा दिल मेरे बस नहीं है, ये किसी की चाहत नहीं करता। तब प्रेम ने गुस्से में कहा, करता है, सिर्फ एक लड़की की चाहत करता है, और वो है वही धोखेबाज लड़की जो आज तक तुम्हारे दिल में है। आखिर भूल क्यों नहीं जाते उस लड़की को? कब तक अपने डेट की खुशी की खातिर फेक गर्लफ्रेंड बनाकर सबको अपने खुश रहने का धोखा देते रहोगे? किसी से सच्ची मोहब्बत करके देखो। तब अमन ने जख्मी हंसी हंसते हुए कहा, वो सिखा रहे हैं हमें मोहब्बत के आदाब, जिसने इश्क की राहों में कर दिया है खुद को खाक। बहुत जालिम होता है किसी को चाहना, इंसान को अपने ही हाथों से खुद को फना करना पड़ता है, इसलिए समझा रहा हूँ, दूर रहो मुझसे और इश्क से, कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। तब प्रेम ने बेबसी से कहा, मेरे लिए तो खुशी का मतलब ही एसके है, भले ही तुम मुझे प्यार ना करो लेकिन मैं हमेशा तुम्हें चाहती रहूंगी, क्योंकि तुम्हें चाहना मेरे बस में है। और जब तुम किसी के धोखे को भूल नहीं पा रहे तो मैं अपनी मोहब्बत को कैसे भुला दूं? और पता नहीं कौन थी वो लड़की जिसके लिए तुम खुद को और मुझे भी सजा दे रहे हो, और वो बहुत मजे से अपनी जिंदगी किसी दूसरे इंसान की बाहों में गुजार रही होगी। और तभी अमन की आंखों में खून उतर आया और उसने गुस्से में गिलास जमीन पर पटक कर मारा और प्रेम एकदम सहम गई। अभी वो उसको कुछ कहता तभी दरवाजे को नोक करने की आवाज आई और याना की आवाज गूंजी, सर मैं आई कम इन? और प्रेम ने गुस्से में दांत किचकिचाकर कहा, पता नहीं हर बार ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ जाती है। और प्रेम अभी याना को अंदर आने से मना ही करने वाली थी, तभी अमन ने कहा,
कम इन। और याना आहिस्ता से अंदर आई और पेम उसको खून बरसाती नजरों से देखकर बाहर निकल गई। और याना ना समझी पेम को देखते हुए आगे बढ़ी, लेकिन कमरे का हाल देखकर हैरान रह गई। और अमन ने कुर्सी की बैक से सर टिकाकर दिलफरेब अंदाज में कहा, ऐसे क्या देख रही हो, कभी हस्बैंड के साथ वाइल्ड रोमांस नहीं किया। और याना ने एकदम एसके की तरफ घबरा कर देखा, लेकिन अगले ही पल उसकी नजरें शर्म से झुक गई, क्योंकि उसके गर्दन पर और माथे पर पेम की लिपस्टिक की किसके निशान थे, क्योंकि ये बात एसके को नहीं पता थी। और याना ने आहिस्ता से नजरें झुकाकर कहा, आई एम सॉरी, सो लगता है मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया, मैं बाद में आ जाऊंगी। तब एसके ने उसके हाथ से फाइल छीनकर देखना शुरू करते हुए कहा, अब तो कर दिया है जो करना था। और याना खामोश खड़ी रही। तभी फिर से एसके ने कहा, कभी हस्बैंड की याद नहीं आती तुम्हें। और याना ने आहिस्ता से कहा, ये मेरा पर्सनल मैटर है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तब अमन ने फाइल चेक करते हुए कहा, मेरे कंपनी में मेरे अंडर काम करने वाले हर इंसान से पूछा गया हर सवाल मेरे मतलब में आता है। तब याना ने कहा, मुझे मेरे हस्बैंड की याद आती है या नहीं ये जानकर आपकी कंपनी का क्या फ़ायदा है। तब उसने कहा, क्योंकि सामने बैठा इंसान तुम्हारा हस्बैंड ही है, इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आती है तो मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी कर दूंगा। इतना एहसान तो तुम पर कर ही सकता हूँ। वो सच नहीं बता सकता था, उसको खुद उसकी तलब थी, लेकिन वो याना की नींद कहकर खुद को सुकून पहुंचाना चाहता था। तब याना ने कहा, आप मेरे कुछ नहीं लगते, आपके और मेरे बीच सिर्फ एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। आप बस अपनी बीवी पेम की नींद पूरी करे। तब उसने याना को देखते हुए कहा, तुमने करने कहा दी उसकी नींद पूरी, आखिरी राउंड पर जाने वाला था मैं, बस स्टॉक किया ही था, तभी तुम आ गई। तुमने उसकी, वो जाने क्या देखना चाहता था याना के चेहरे पर, इसलिए ये सब उससे बोल रहा था। तब ही याना का मोबाइल बीप हुआ और याना ने मोबाइल ऑन करके देखा तो उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। अक्षय का मैसेज था और अमन के चेहरे की मुस्कान सिमट गई और तभी कॉल आया और याना ने अभी कॉल ऑफ किया ही था, तभी अमन ने एक झटके से फ़ोन उसके हाथ से छीन लिया। और याना ने चीख कर कहा, ये क्या बदतमीजी है, मेरा फ़ोन वापस कीजिए। और अमन कॉल चेक करने लगा, लेकिन तभी याना ने फ़ोन झपटना चाहा, लेकिन तभी अमन ने हाथ ऊपर किया और दोनों सोफे पर जा गिरे। और अमन का दिल 180 की स्पीड से दौड़ने लगा, उसकी पूरी बॉडी में अजीब तरह की सनसनाहट होने लगी, लेकिन याना बस उसके हाथ से फ़ोन लेने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। अमन ने हाथ को पकड़ के उसकी पहुंच से दूर किया हुआ था और याना पूरी उसके ऊपर लेटी हुई थी, लेकिन याना डर रही थी कहीं अमन अक्षय का कोई मैसेज ना देख ले, क्योंकि वो याना के मना करने के बावजूद भी रोमांटिक बातें लिखने से बाज नहीं आता था। लेकिन एसके को उसे चिढ़ थी कहीं वो उसके चक्कर में अक्षय को ना निकाल दे, इसलिए याना हर हाल में एसके के हाथों से जी तोड़ कोशिश कर रही थी, बिना ये देख वो उसके कितने करीब है। और वो जो याना के लिए तड़प में पागल हो रहा था, अचानक उसके इतना करीब आने पर अमन का दिल खुशी से झूम रहा था। और वो और उसके हाथ याना के मखमली बदन को छूने लगे और अमन ने खोए खोए अंदाज में याना के सीने के उभार पर हाथ रखा, क्योंकि याना का सीना बिल्कुल अमन के होठों के पास था और याना लगातार चेहरा उठाकर उसके हाथ से फ़ोन छीनने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। और अमन याना के करीब आते ही सब भूल गया, क्योंकि उस लड़की का नशा, उसका जुनून अमन के ऊपर कुछ ऐसा था, वो उसके लिए दुनिया भुला देता था। और अमन के होंठ अब याना के सीने के करीब जाने के लिए फड़फड़ा रहे थे और अमन ने पूरी शिद्दत से होंठ उसके सीने पर रखे और याना को जब एहसास हुआ तो वो बुरी तरह से कांप गई। और याना एक कर्ज सा खाकर उससे दूर हुई और गुस्से में कहा, हाउ डरे यू टच मी, नीच, घटिया कैरेक्टरलेस इंसान। मिस्टर एसके, मुझे उन लड़कियों में से मत समझिए जो आपके पैसे के लिए आपसे मुंह मारती है। मैं एक इंडियन लड़की हूँ और आप जैसे इंसान की तरफ देखना पसंद नहीं करती, और बहुत जल्द अपनी मजबूरी खत्म करके तलाक के पेपर आपके मुंह पर फेंक कर मारूंगी। और याना बाहर की तरफ बढ़ी ही थी, तभी अमन ने एक झटके से उसको गोद में उठाकर सोफे पर पटक दिया और एक घुटना उसके साइड में रखकर उसके ऊपर झुका और याना ने खौफ से आंखें बंद कर ली। और अमन ने उसका मुंह भींच कर गुर्राते हुए कहा, तलाक लोगी मुझसे। एपिसोड 181, याना का हुस्न देखकर बहका अमन, डीप फील एपिसोड। याना ने खौफ से आंखें बंद कर ली और अमन ने उसका मुंह भींच कर गुर्राते हुए कहा, तलाक लोगी मुझसे। और अमन उसके कपकपाते होठों पर झुकने ही वाला था, तभी उसको कुछ याद आया और वो एक झटके से याना से दूर हो गया। और अब याना ने फट से आंखें खोली तो वो शॉक रह गई, वो अपने हाथों को टिश्यू से साफ करता हुआ याना के अंदर तक आग लगा चुका था। और अब याना की तरफ अजीब सी नज़र डालकर कहा, डोंट वरी, मेरा टेस्ट इतना खराब नहीं है जो मैं तुम जैसी डिस्गस्टिंग लड़की को टेस्ट करूंगा जो 2 बच्चों की माँ है। और याना गुस्से से लाल चेहरा लिए देख रही थी। पता नहीं कितने अभी उसकी बात मुंह में ही रह गई, क्योंकि याना को वो सजनबी के साथ गुजारे गई रात याद आ गई और याना ने चीख कर कहा, शट अप, और स्पीड से बाहर की तरफ भागी। और अमन हैरानी से उसको देखता रह गया, क्योंकि वो तो कहना चाहता था ना जाने कितने जम लगे हैं, क्योंकि वो उसको गुस्सा दिलाना चाहता था, लेकिन उसने तो उसके कुछ कहने से पहले ही भाग गई थी। याना बाहर आई और जल्दी से अपनी आंखें रगड़ी और तब ही उसके पास पेम और तानिया आई और याना के पास आकर कहा, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। तब याना ने आहिस्ता से कहा, पेम मैडम। तब उसने याना का मुंह भींच कर कहा, सिर्फ मैडम पेम नहीं, पमला शेगी को पहू। और जब मैं अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं है कोई हमारे बीच में आकर अपनी टांग घुसेड़े, इसलिए आगे से याद रखना, जब मैं और इसके साथ रहे तो तुम आसपास भी नजर ना आओ, समझ गई। और पेम याना को पीछे धकेल कर आगे बढ़ने, और हाँ, कल से ये इंडियन ड्रेस पहनकर मत आना, तुम हमारा कलेक्शन डिज़ाइन कर रही हो, अगर तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी रहेगी तो कौन हमारे डिज़ाइन खरीदेगा, इसलिए अपनी पर्सनालिटी चेंज करो, वरना कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। और तभी कई एम्प्लॉय याना के पास आए जिनको याना से हमदर्दी होने लगी थी। उन्होंने कहा, पता खुद को क्या समझती है। तब दूसरे एम्प्लॉय ने मुस्कुराते हुए कहा, एसके सर की वाइफ, और ये काफ़ी है हम सब पर रौब जमाने के लिए, क्योंकि हम सब एसके सर के कंपनी में काम करते हैं।
और अब याना अगले दिन ऑफिस आई तो सब उसको देखते हुए एकदम उसके पास आए और मुस्कुराते हुए कहा, वाओ यू लुकिंग गॉर्जियस, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की नहीं देखी। पीटर याना को नीचे से लेकर ऊपर तक देखते हुए बोल रहा था और याना ने मुस्कुराकर थैंक यू कहा। तभी एक 45 साल साइमन नाम का उनका एच आया। उसने याना को चश्मा उतार कर देखते हुए आंखें मसलकर कहा, ये तुम याना ही हो? और सोनाली ने कहा, ऑफकोर्स ये याना ही। और सब ने कहा, अब तक इस खूबसूरती को कहा छुपा कर बैठी थी। तब एक लड़के सैम ने कहा, आज तो तुमने हम सबके होश उड़ा दिए। अब तो मैं शो होकर कह सकता हूँ तुम्हारे जैसी एक भी लड़की इस पूरे ऑफिस में नहीं है। डेट पर चलोगी क्या? और सब हंसने लगे। तभी सैम की गर्लफ्रेंड सैली ने तुनक कर कहा, कंट्रोल योर सेल्फ, मेरे सामने ही फ्लर्ट कर रहे हो। तभी एक बुढ़ी औरत बोली, याना आज तुम इसके सर के ऑफिस में मत जाना, कहीं आज वो मैडम पेम को छोड़कर तुम्हारे दीवाने ना हो जाए। और सब हंसने लगे, लेकिन याना कुछ खामोश थी। तब सोनाली उसका हाथ पकड़कर अपने पास लेकर आई और उससे पूछा, क्या बात है याना, तुम्हें अपनी तारीफ अच्छी नहीं लग रही? तब याना ने फीकी सी हंसते हुए कहा, नहीं, क्योंकि मैं जिसके लिए सजती थी वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। दूसरों के लिए सजना, उनसे तारीफ वसूलना मुझे पसंद नहीं। अगर कल मैडम पेम मुझे ऑफिस से निकालने की धमकी नहीं देती तो मैं कभी रेडी हो कर ऑफिस नहीं आती। तब सोनाली ने कहा, पागल लड़की, ये तो अच्छी बात है, तुमने अपने अंदर कुछ तो सुधार किया, वरना हर दम भटकी हुई आत्मा लगती थी। कसम से बहुत प्यारी लग रही हो आज, पूरी की पूरी स्ट्रॉबेरी लग रही हो। बस खाने वाले की कमी है, और क्या पता मेरे अमन जीजू तुम्हें देख ही ले। तब याना ने हैरान होकर पूछा, कैसे? तब सोनाली ने कहा, तुम्हारा ये रूप देखने क्या पता वो आसमान से उतर आए। और याना ने सोनाली के सर पर हल्की सी चपत लगाई। तभी प्रेम की तानिया वहां आई और याना को आंखें फाड़े देखने लगी और उसके चारों तरफ घूमते हुए कहा, ओ माय माय, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा तुम इतनी खूबसूरत भी लग सकती हो, बट हमसे कम, क्योंकि पूरे ऑफिस में मुझसे और मैडम प्रेम से ज्यादा और कोई खूबसूरत हो ही नहीं सकता। तब सोनाली ने याना के कान में कहा, अपने मुंह से अपनी ही तारीफ। तब तानिया ने कहा, एनीवे एसके सर तुम्हें ऑफिस बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। और अब याना एक पल को रुकी, क्योंकि कल एसके ने उसके साथ गलत हरकत की थी, लेकिन फिर भी जाना उसकी मजबूरी थी। और अब याना ऑफिस में गई और एसके जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसने याना के आने पर लैपटॉप से सर उठाया और सामने खड़ी उस परी पैकर को देखकर नजरें झपकना भूल गया। याना ने ब्लू हाई वेस्ट टाइट जीन्स पहनी थी, ऊपर व्हाइट शिफॉन का टॉप पहना था जिसकी फुल लूज स्लीव थी, कलाई पर कफ लगे थे जिस पर खूबसूरत बटन लगे थे, और स्लीव में चुन पड़ी हुई थी। वो टॉप याना के सीने को कवर किए था, बाकी ऊपर तक जीन्स थी, वी शेप गला, और पूरे टॉप पर रेड कलर की स्ट्रॉबेरी बनी थी। कानों में स्ट्रॉबेरी के रेड नाजुक से टॉप्स थे, लंबे सोने के तारों जैसे रेशमी बाल कमर पर फैले थे, आंखों पर हल्का सा लाइनर और मस्कारा, होठों पर स्ट्रॉबेरी कलर का शाइन करता लिप बाम लगाया हुआ था। इतने में ही वो एसके के होश उड़ा रही थी और उसकी नजर याना के रसीले होठों पर मुस्कान थी, और एकदम उसको शिद्दत से प्यास का एहसास होने लगा। उसके गले में कांटे से उगने लगे। उसके रसीले होंठ देखकर उसका मन शिद्दत से चाह रहा था आज इनका रस पी ले। जब तक उसके होठों को अपनी शिद्दत से लाल ना कर दे, जब तक उसकी प्यास ना बुझ जाए, वो इन होठों के 2 जाम को पीता रहे। लेकिन क्या करे, बीच में ईगो की बड़ी सी दीवार खड़ी थी। वो उस पर पूरा हक रखता था, लेकिन चाहकर भी उसको छू नहीं सकता था, क्योंकि फासले इतने पैदा हो चुके थे जिनको मिटाना नामुमकिन सा था। इसलिए एसके ने जल्दी से पास रखा पानी का गिलास एक झटके अपने अंदर उतार लिया और अपने दोनों हाथ टेबल पर जमाए चेहरा नीचे किए गहरे गहरे सांस ले रहा था, क्योंकि इस टाइम वो बर्दाश्त की आखिरी हदों को छू रहा था। उसके बर्दाश्त का पैमाना छलकने को तैयार था, लेकिन वो एक मजबूर मर्द था, इतनी आसानी से बहकने वालों में से नहीं था, क्योंकि 5 साल से वो अपनी बीवी से दूर था और आज तक किसी औरत को अपने बिस्तर तक नहीं लाया था। मैं दुनिया के सामने वो एक फ्लर्टी मैन बना हुआ था, लेकिन हकीकत में वो किसी भी औरत को आगे बढ़ने नहीं देता था। किस और हग अमेरिका जैसे माहौल में आम थी, लेकिन उसने कभी खुद से नहीं की थी, बल्कि दूसरी औरतें ही करती थी, और वो बिजनेस की खातिर कुछ मजबूरी में उनको मना भी नहीं कर पाता था। लेकिन अपने बिस्तर तक वो सिर्फ याना को लाया था, क्योंकि वही उसकी तलब थी, उसका जुनून थी, दिल सिर्फ उसकी ही ख्वाहिश करता था। हिलेरी डफ ने जब उसके ब्रांड की मॉडलिंग के लिए पैसे के बदले एसके को अपने साथ एक रात सोने की डिमांड की और उसके डेट चाहते थे उनके ब्रांड एम्बेसडर वही बने, इसलिए अमन लाख कोशिश के बावजूद भी उसके करीब नहीं जा पाया और वो नाराज होकर चली गई। लेकिन अमन को उसके जाने का जरा अफसोस नहीं था। लेकिन यहाँ तो उसकी याना खड़ी थी, जिसके लिए वो 5 साल से भूखा था। जितना उसको चकता प्यास उतनी ही बढ़ती थी, और आज तो वो हथियार लेस होकर उस पर वार कर रही थी। वो कुछ कह भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने कोई ऐसे कपड़े भी नहीं पहने थे जिसमें उसके बदन का कोई भी हिस्सा दिखे। लेकिन आज एसके का मन कर रहा था अभी के अभी उसके बदन से एक एक कपड़ा नोचकर दूर फेंक दे और उसको अपने सामने तब तक बेलिबास रखे जब तक उसकी आंखों की प्यास ना बुझ जाए, क्योंकि वो उसका इश्क थी। वना प्रेम ने तो उसको सेड्यूस करने के लिए हर गिरा हुआ हथकंडा अपनाया था, छोटे से छोटा कपड़ा पहनकर सामने आई थी, लेकिन वो नहीं बहका था। लेकिन याना के लिए उसके जज्बात अलग थे, जिन पर वो बहुत मुश्किल लगाम लगा पा रहा था। और याना ने उसको सर झुकाए बैठा देखकर आहिस्ता से कहा, सर क्यों बुलाया आपने मुझे, मैं जाऊँ क्या? तब उसने एक झटके से सर उठाकर कहा, नहीं, क्या मैंने कहा तुम्हें जाने का? और याना फिर से रुक गई, और तब एसके ने अपना ध्यान हटाते हुए कहा, कलेक्शन के लिए कुछ पॉइंट नोट डाउन करो। और याना उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई और वो उसको कुछ पॉइंट लिखवाने लगा, लेकिन अमन की नज़र एक पल के लिए भी याना के होठों से नहीं हटी थी, और 2-3 पॉइंट नोट करके याना कुछ सोचने लगी। पेन को होठों में दबाए वो ध्यान से फाइल को देख रही थी, और एसके को उस पेन से नफरत होने लगी जो याना के होठों को छू रहा था। अमन को उस बेजान सी चीज सी बेतहाशा जलन महसूस होने लगी, क्योंकि उसके उन होठों को छूने का हक सिर्फ उसका था। वो कैसे उसकी बीवी को होठों को छू रहा था?
इसलिए उसका मन किया वो पेन याना के होठों से निकाल कर दूर फेंक दे। इसलिए उसने गुस्से में गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है। और याना हैरान हुई और पूछा, क्या हुआ सर, मैंने कुछ गलत कर दिया। तब एसके ने कहा, ये पेन मुंह में लेने वाली चीज है। तब याना ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर। और याना अपने लब बेदर्दी से कुचलने लगी और अमन की सांसें गहरी होने लगी। वो अपने होठों को काट रही थी और उसके दिल से आह निकल रही थी। उसके दिल पर छुरियां सी चल रही थी, क्योंकि ये सब करने के लिए तो वो ना जाने कब से मरा जा रहा था। और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एसके ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, स्टॉप इट, ये सब करने का हक मेरा है, तुम मत करो। तब याना ने घबरा कर कहा, तो फिर आप मुझसे क्यों करवा रहे हैं, खुद कीजिए। याना ने फाइल अमन के सामने पटकी और गुस्से से बाहर की तरफ बढ़ने लगी और अमन ने कहा, स्टॉप इट। लेकिन याना रुकी नहीं, क्योंकि उसको अपने बॉस की हालत ठीक नहीं लग रही थी। उसको लग रहा था उसने पी रखी है, क्योंकि चेहरा सुरखंगारा हो रहा था, सांसें भारी हो रही थी और वो हौंफ रहा था। इसलिए याना ने वहां से भागने में ही गनीमत जानी। लेकिन याना को ये नहीं पता था, ये उसके ऊपर शराब का नशा नहीं था, ये तो उसके हुस्न का नशा था जो अमन के हवासों पर छा रहा था। और शायद उसने अच्छा ही किया था जो भाग आई थी, क्योंकि अगर वो कुछ देर और रुकती तो अमन अपने बांध तोड़ देता। और अब प्रेम और एसके दोनों बैठे हुए लंच कर रहे थे, लेकिन अमन का सारा ध्यान तो याना के मदहोश कर देने वाले हुस्न की तरफ था। तब प्रेम ने उसकी प्लेट में चापस्टिक रुके हुए देखकर पूछा, क्या हुआ है एसके, आर यू ऑक। तब उसने बस आहिस्ता कहा, ये याना ने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है। तब प्रेम ने उसको सारी बात बताई। तब प्रेम ने कहा, लेकिन लगता है मैंने उसको चेंज करने का कहकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। तब एसके ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब। तब प्रेम ने कहा, क्योंकि मेरा भाई तो है ही इसके पीछे पागल, अब पूरा ऑफिस उसकी तारीफें करता नहीं थक रहा है। और जब वो अपने घर से रेडी होकर निकली थी तो मेरी मम्मी ने उसकी देख लिया। और बस मेरी मम्मी अब तक अक्षय को याना से शादी ना करने के लिए लगातार मना कर रही थी। अब याना की एक झलक देखते ही उसकी खूबसूरती से ऐसे इंप्रेस हुई है, तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी है। और कल याना की फैमिली और मेरी फैमिली एक साथ मिलकर उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे हैं। और अक्षय भी अब जापान से वापस आ गया है और उसने कहा है वो डेट के साथ ही बिजनेस ज्वाइन करेगा। अमन के हाथों में चापस्टिक रुक गई और उसने प्रेम से जांचती नजरों से पूछा, क्या इसमें याना की भी मर्जी शामिल है। तब प्रेम ने कहा, और नहीं तो क्या, वो तो कब से शादी के लिए हाँ कर चुकी है अक्षय को। और अब अमन की आंखें गुस्से की शिद्दत लहूरंग हो रही थी। एपिसोड 182, अमन ने किया याना को बेहद करीब रूड रोमांस। और जब वो अपने घर से रेडी होकर निकली थी तो मेरी मम्मी ने उसकी देख लिया। और बस मेरी मम्मी अब तक अक्षय को याना से शादी न करने के लिए लगातार मना कर रही थी। अब याना की एक झलक देखते ही उसकी खूबसूरती से ऐसे इंप्रेस हुई है, तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी है। और कल याना की फैमिली और मेरी फैमिली एक साथ मिलकर उनकी एंगेजमेंट की डेट फिक्स कर रहे हैं। और अक्षय भी अब जापान से वापस आ गया है और उसने कहा है वो डेट के साथ ही बिजनेस ज्वाइन करेगा। अमन के हाथों में चापस्टिक रुक गई और उसने प्रेम से जांचती नजरों से पूछा, क्या इसमें याना की भी मर्जी शामिल है। तब प्रेम ने कहा, और नहीं तो क्या, वो तो कब से शादी के लिए हाँ कर चुकी है अक्षय को। और अब अमन की आंखें गुस्से की शिद्दत लहूरंग हो रही थी। रात को अमन और प्रेम बिल्डिंग से बाहर आए सब एम्प्लॉय जा चुके थे। अमन ने नेवी ब्लू पैंट पहनी थी, उस पर व्हाइट शर्ट, कोहनियों तक स्लीव फोल्ड की हुई थी, ऊपर के 2 बटन खुलकर उसके कसरती सीने को नुमाया कर रहे थे। जेल से सेट बाल बिखरकर कुछ माथे पर बिखरे थे। कोट को उसने अपने एक हाथ पर डाला हुआ था और दूसरा हाथ पैंट की जेब में था। हाथ में कीमती रोलेक्स की गोल्डन घड़ी थी और उसके भारी बाजू में प्रेम ने अपनी बाहें डाल रखी थी और उसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुराते हुए उसके साथ चलती हुई आ रही थी। लेकिन अमन इस दुनिया में नहीं था, वो तो किसी और ही दुनिया में था। जब से प्रेम ने अक्षय और याना की सगाई की बात बताई थी तब से वो नंगे पैर अंगारों पर चल रहा था। अभी वो दोनों बाहर आए थे, ड्राइवर तुरंत उनके पास आया, लेकिन अमन ने कहा, आज मैं खुद ड्राइविंग करूंगा, आप दूसरी गाड़ी लेकर घर चले जाओ। तब उसने सर झुकाकर कहा, ओके सर। और कार ड्राइवर ने बिल्डिंग के बाहर खड़ी की हुई थी। अब वो दोनों आगे बढ़ते हुए बाहर आए तो अमन और प्रेम की नजर याना पर गई, जो बिल्डिंग के बाहर बेंच पर कुछ परेशान सी बैठी थी। रेड फुल स्लीव बॉडी फिट टी शर्ट जिसका गला गोल था, ब्लू रंग की डेनिम की घुटनों तक की स्कर्ट जिसमें बीच में सिल्वर की बटन की लाइन आधी स्कर्ट तक आ रही थी, गोल सुडोल टांगों पर ब्लैक कलर की स्टॉकिंग और ब्लैक बूट जो याना की टखनों तक थे, लंबे सुनहरी रेशमी बालों की लूज सी चोटी और सारे बाल खुलकर कमर पर फैले थे। कुछ आवारा लटे उसके गालों को छू रहे थे, बड़े बड़े गोल मेटल के इयररिंग, हल्का सा मिटा मिटा सा मेकअप, थकान से बुझा बुझा चेहरा और बार बार वो घड़ी को देख रही थी। और अमन एक टूक उसके दिलनशी चेहरे को देखता हुआ उसके हर नक्श को दिल में उतार रहा था। और वो किसी और को अपना बनाना चाहती है, ये ख्याल ही उसके रूह को जख्मी करने को काफी था। अमन आगे बढ़कर उसे कुछ पूछता उससे पहले ही प्रेम ने याना से पूछा, तुम गई नहीं अभी तक, सब एम्प्लॉय जा चुके हैं। तब याना ने अपनी सीट से खड़े होते हुए कहा, वो एक्चुअली मैं दिल्ली ऑफिस की वैन से घर जाती हूँ, लेकिन ड्राइवर ने बताया आज वैन रास्ते में खराब हो चुकी है, उसको आने में टाइम लगेगा, इसलिए यहाँ बैठकर टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ। तब प्रेम ने कहा, तो यहाँ बैठे बैठे टैक्सी नहीं मिल जाएगी, बाहर रोड पर जाओ। तब याना ने कहा, वो वॉचमैन अंकल ने कहा है जैसे ही कोई टैक्सी आएगी वो मुझे बता देंगे। तब अमन ने कहा, चलिए मेरे साथ मिस याना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, रात काफ़ी हो चुकी है, टैक्सी पता नहीं कब आएगी। तब प्रेम ने कहा, जब आ जाएगी तब चली जाएगी, एसके तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, क्या अब एक मामूली से एम्प्लॉय को एसके ड्रॉप करेगा। तब अमन ने प्रेम की तरफ सर्द नजरों से देखती हुए कहा, वो सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं है, वो एक लड़की भी है और मैं किसी भी लड़की को इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, और अपने ऑफिस के किसी एम्प्लॉय को तो बिल्कुल नहीं। अगर किसी के साथ कोई भी हादसा पेश आ गया तो इसका जिम्मेदार एसके होगा, तुम नहीं। तब प्रेम ने कहा, लेकिन ऑफिस ऑफ हो चुका है, इसके आगे की हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
पेम पूरी कोशिश कर रही थी एसके याना को ड्रॉप ना करे क्योंकि पेम को याना से एक अजीब सी इनसिक्योरिटी फील होने लगी थी। उसको डर लगने लगा था एसके कहीं उस लड़की के कमसिन हुस्न का दीवाना ना हो जाए क्योंकि वो इतनी पुरकशिश थी कि कोई भी मर्द आसानी से उसका दीवाना बन सकता था। इसलिए उसको डर था उसका एसके पर भी उस लड़की के हुस्न का जादू ना चल जाए, इसलिए पूरी कोशिश करती थी एसके उसके आसपास ना रहे। लेकिन एसके पर उसका कोई बस नहीं चलता था। तब याना ने आहिस्ता से कहा, नो थैंक्स सर, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी, आप लोग जाए। तब अमन याना के करीब आया और आहिस्ता लेकिन सख्ती से कहा, तुमसे जितना कहा जा रहा है उतना करो, चलकर चुपचाप गाड़ी में बैठो, इट्स माय ऑर्डर। तब याना ने उसके ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा, आपका ऑर्डर सिर्फ कंपनी के अंदर तक मानने की पाबंद हूँ और ऑफिस कब का ऑफ हो चुका है। अब आप मुझे नहीं जानते और मैं आपको नहीं जानती। तब एसके ने कहा, ऑफिस ऑफ होने के बाद तुम्हारे बॉस का नहीं तुम्हारे हस्बैंड का ऑर्डर स्टार्ट होता है और इस टाइम तुम्हें तुम्हारा हस्बैंड ऑर्डर दे रहा है, चलकर गाड़ी में बैठो वरना गोद में उठाकर लेकर जाऊंगा। और याना की आंखें हैरत से फैल गई और याना ने उसके पीछे कुछ दूरी पर खड़ी पेम को देखा जो आंखों में चिंगारी लिए सीने पर हाथ बांधकर याना को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। तब याना ने कहा, सर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आपकी बीवी वेट कर रही है। तब अमन ने कहा, मतलब तुम्हें शराफत की भाषा समझ नहीं आती है। जेके और प्रोफेसर एक बहुत बड़े कमरे में बैठे थे जिसमें चारों तरफ इल्यूमिनाटी के साइन बने थे। कुछ खोपड़ी चारों तरफ लटकी थी, दीवारों पर अजीब अजीब शैतानों के निशान बने थे। सारी दीवारों पर लाल और काला पेंट था, फर्श पर मोमबत्तियों से स्टार बना था और कुछ काले धागे बने थे। एक ब्लैक कलर का कटोरा था, उसमें कुछ सामान पड़ा था और उस स्टार के चारों तरफ काले कपड़े पहने आदमी खड़े बैठे थे। प्रोफेसर जोसेफ, जेके, मार्क्स वो इल्यूमिनाटी का मेंबर था और उस मोमबत्ती के स्टार के बीच में अमन और याना की तस्वीर रखी थी जिन पर खून के छींटे पड़े हुए थे और एक बहुत बड़ी गुड़िया स्टार के ऊपर लटकी हुई थी। उस गुड़िया को अमन के कपड़े पहना रखे थे और उसके चारों तरफ याना का दुपट्टा लिपटा हुआ था। तब मार्क्सी ने कहा, उस लड़की के शरीर का कोई खास तत्व लाना होगा क्योंकि अभी तक उस लड़की पर हमारी पकड़ नहीं हुई है। तब जेके ने कहा, वो मैं जल्द ही ला दूंगा, लेकिन पहले आप मुझे यकीन दिलाए सब में मेरे बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा। तब प्रोफेसर जोसेफ ने कहा, नहीं, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, उसके शरीर के तत्व हमें इस अष्टकन्या को अपने कब्जे में लेने के लिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आपका बेटा उसके साथ एक ऐसी डोर में बंधा है जो सदियों से चली आ रही है जिसको तोड़ना नामुमकिन है और जब तक वो डोर नहीं टूटेगी तब तक अष्टकन्या हमारा मकसद पूरा नहीं करेगी। तब जेके ने कहा, आपको जो करना है जल्दी कीजिए, मैं अपने बेटे को सिर्फ 6 महीने तक ही उस लड़की से दूर रख सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि वो उस लड़की का दीवाना है और अगर उसको हमारे इरादों का पता चल गया तो वो मुझसे बहुत दूर हो जाएगा और मैं अब किसी भी कीमत पर अपना बेटा खोना नहीं चाहता। गुलदस्ता 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 गुलदस्ता। याना अमन के इरादों जानकर चुपचाप उसके पीछे पीछे चल दी थी और पेम गुस्से में उसको देखकर फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर बैठ गई और याना आहिस्ता से बैक सीट पर बैठ गई और अमन ने ड्राइविंग सीट संभाली और अमन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और पेम ने अपने फोन पर नजरें जमा ली और याना शीशे के बाहर देखने लगी और अमन ने कार मिरर याना के चेहरे पर सेट कर दिया, उसमें से वो याना के हर मूवमेंट को देख रहा था। तभी ही पेम ने मुस्कुराते हुए अमन के कंधे पर सर रख लिया, लेकिन याना बाहर की तरफ देख रही थी या जानबूझकर इग्नोर कर रही थी और अमन भी उसके इस तरह इग्नोर करने पर कुछ भुनसा गया था, इसलिए जानबूझकर पेम के सर को चूम कर कहा, माय ब्यूटीफुल वाइफ। और पेम तो इतने पर ही खुशी के मारे आसमानों में उड़ने लगी और मुस्कुराते हुए उसके होठों पर झुकी तो याना एकदम सटपटा गई और तब ही अमन ने कहा, पेम मिस याना हमारे साथ है, खुद पर कंट्रोल करो। तब पेम ने मुस्कुराते हुए उसका गाल खींचकर कहा, कभी कभी ना मुझे अपने बेबी पर बड़ा प्यार आता है, इसलिए मैं कह रही थी इस लड़की को अपने साथ मत लाओ। और तभी याना का कॉल आया और याना ने कॉल रिसीव किया। कॉल उसके बेटे किम का था। उसने याना से पूछा, मामा वेयर आर यू, आप अभी तक क्यों नहीं आई, यहाँ सब आपका वेट कर रहे हैं। अमन स्पीकर से अपने बेटे की आवाज सुनकर मुस्कुराया क्योंकि कल ही याना ने गुस्से में अपना फोन पटक कर मारा था, इस वजह से उसके अंदर कुछ खराबी आ चुकी थी, जैसे स्पीकर से आवाज आना, इसलिए किम जो भी बात कर रहा था वो सब अमन को सुनाई दे रहा था। तब याना ने कहा, बस बेटा मामा को थोड़ा सा काम था इसलिए लेट हो हुआ, बस मामा आने वाली है। तब किम ने कहा, जरूर आपके उस खड़ूस बॉस ने आपको ज्यादा काम दिया होगा। और याना के हाथ में फोन एकदम गिरते गिरते बचा क्योंकि अमन मेरे से उसको बहुत सीरियस अंदाज में देख रहा था और पेम माथे पर बल डाले याना को देखने लगी। अभी याना कुछ बोलती तभी याना की मामी की आवाज आई, हाँ बेटा किम बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसने बहुत परेशान किया हुआ। जब तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर अपने दिल की मुराद को पूरा कर ही देना, उसके टेबल पर रखे उस प्लैटिनम वास से उसका सर फाड़ देना और दोबारा मुड़ कर भी मत देखना उस हिटलर को। और याना ने घबराकर कॉल काट दिया और अमन लगातार उसको बिना किसी एक्सप्रेशन के घूरे जा रहा था और याना का मन किया अभी गाड़ी से कूदकर भाग जाए। और प्रेम ने कहा, इस लेडी को कैसे पता इसके की टेबल पर प्लैटिनम वास रखा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना तुम उन सब से यही कहती होंगी, कितने ऊंचे ख्यालात है तुम्हारे अपने बॉस के बारे में। और याना ने एकदम घबरा कर कहा, नहीं ये एस के सर के बारे में नहीं बोल रही थी, वो तो एक और बॉस है उनके बारे में बोल रही थी, उनकी टेबल पर भी प्लेटिनम वास रखा हुआ है, दुनिया में एक ही थोड़ी प्लैटिनम वास है। ओ और एस के सर थोड़ी ना हिटलर जैसे दिखते हैं, वो तो कितने हैं हैंडसम है, और हिटलर तो कितना बुरा था, ये थोड़ी ना इतने बुरे हैं, ये तो सबकी बहुत इज्जत करते हैं और मेरी भी बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, है ना सर।
याना घबराते हुए और फोल बके जा रही थी तो तब पेम ने कहा, इसके प्यार सिर्फ मुझसे करता है। समझ गई। और याना की इतनी घबराहट देखकर अमन को अपनी हंसी कंट्रोल करनी भारी लग रही थी, इसलिए बाहर की तरफ देखने लगा। और तभी फिर से कॉल बजा और याना ने जल्दी से काटा, लेकिन कॉल अक्षय का था और याना को पता था अगर याना ने उसका कॉल काटा तो वो बार बार करेगा, इसलिए डरते डरते कॉल उठाया और अगले ही पल अक्षय की जज्बात से चूर लहजे में आवाज गूंजी, माय लव कहाँ हो आप? आपको पता है ना आज मंगनी की डेट फिक्स करनी है। और अक्षय के पहले ही लफ्ज ने अमन के अंदर आग के शोले से भड़का दिए और उसने एक झटके से गाड़ी गुस्से टन की तो याना और प्रेम मुंह के बल गिरते गिरते बची और याना का फोन छूट कर नीचे गिर गया और याना ने जल्दी से फोन स्विच ऑफ कर दिया। और अमन ने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज की हुई थी उन दोनों को बैठना मुश्किल लग रहा था। तब प्रेम ने कहा, इसके प्लीज गाड़ी स्लो चलाओ, लेकिन अमन का रंग तो गुस्से की शिद्दत से लाल पड़ रहा था, इसलिए उसने सामने देखते हुए कहा, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, इसलिए जल्दी से तुम्हें ड्रॉप करके मीटिंग के लिए निकलना है। और कुछ ही सेकंड में प्रेम को अमन ने उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया और प्रेम तो अभी ठीक से बाहर निकलकर खड़ी भी नहीं हो पाई थी, वो जन से गाड़ी भगा ले गया और प्रेम आंखें फाड़े उसको देखती रही। और याना अब उसके साथ तन्हा गाड़ी में बैठी खौफ से कांपने लगी थी और जल्दी से अपने घर पहुंचने की प्रार्थना कर रही थी। और कुछ दूर आगे चलकर गाड़ी एक झटके से रुकी और अमन ने याना का हाथ पकड़कर आगे वाली फ्रंट सीट पर धक्का दिया और याना ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तब अमन ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, अभी क्या कहा है जान? करने के लिए ही तो लेकर जा रहा हूँ। और उसकी बात सुनकर याना के होश उड़े थे और गुस्से कहा, देखिए शराफ्त से मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए वरना। तब अमन ने गुस्से से दांत भींचते हुए एक हाथ स्टीयरिंग पर जमाए दूसरे हाथ से याना के गुद्दी से रेशमी बाल मुट्ठी में जकड़कर उसको खींचकर अपने बेहद करीब करते हुए दहाड़ कर कहा, वना क्या? हाँ क्या वना? और याना उसकी लहूरंग आंखों को देखकर उसकी दहाड़ से एकदम सहम गई और घबरा कर आंखें बंद कर ली। एपिसोड 183 अमन का नेक्स्ट लेवल स्विमिंग पूल रोमांस। और कुछ ही सेकंड में प्रेम को अमन ने उसके घर के पास ड्रॉप कर दिया और प्रेम तो अभी ठीक से बाहर निकलकर खड़ी भी नहीं हो पाई थी, वो जन से गाड़ी भगा ले गया और प्रेम आंखें फाड़े उसको देखती रही। और याना अब उसके साथ तन्हा गाड़ी में बैठी खौफ से कांपने लगी थी और जल्दी से अपने घर पहुंचने की प्रार्थना कर रही थी। और कुछ दूर आगे चलकर गाड़ी एक झटके से रुकी और अमन ने याना का हाथ पकड़कर आगे वाली फ्रंट सीट पर धक्का दिया और याना ने हैरानी से पूछा, ये क्या कर रहे हैं आप? तब अमन ने ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा, अभी क्या कहा है जान? और याना की सुई उसके जान कहने पर अटक गई थी, वो तो उसके शक्ल से भी नफरत करता है, अचानक उसको जान कह रहा है। और याना ने देखा उसकी सांसें भारी हो रही है, चेहरा बर्दाश्त की शिद्दत से लाल हो रहा है। तब अमन गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, ये क्या चल रहा है अक्षय और तुम्हारे बीच? तब याना ने कहा, आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए। याना उसके इरादों से डर रही थी, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट का सच बताना जरूरी लगा। तब याना ने कहा, आपके साथ मेरी कोई शादी नहीं हुई है। आपके डैड ने मुझे 5 मिलियन के बदले आपसे शादी के लिए मजबूर किया था और शर्त रखी थी, अगर मैं 10 मिलियन लौटा दूं तो आप मुझे तलाक दे देंगे। और इसके साथ और भी कई शर्तें थी, जैसे आपके और मेरे बीच किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं होगा। दूसरी शर्त, हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक नहीं होगा। बस 6 महीने तक मुझे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में रहना होगा, इस शहर में रहना होगा जो मैं कर रही हूँ। इसलिए आप मेरे बारे कोई भी गलत बात या कोई गलत ख्यालात मन में ना लाए तो बेहतर होगा। और मैं बहुत जल्द 6 मंथ्स पूरे होते ही आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगी और मैं जानती हूँ आप भी यही चाहते हैं। याना गोद में रखे अपने हाथों को देखते हुए ठहर ठहर कर बोल रही थी और अपनी बात कहे उसको कुछ पल गुजरे थे जब गाड़ी एक झटके से रुकी और अमन ने एक झटके से खींचकर याना को अपने सीने में भींचकर उसके सर पर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद करे उसकी खुशबू अपनी सांसों में उतारने लगा। और याना की उसके अचानक इस तरह करने पर सांसें कहीं सीने में अटक कर रह गई थी और अमन ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा, मेरी गलती है, मैं ये तलाक का लफ्ज बीच में लाया। अब कोई तलाक नहीं होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट है क्या नहीं सब भूल जाओ। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। उसने बेताबी से याना के चेहरे को चूमना शुरू कर दिया और याना उसके गर्म होठों को अपने चेहरे पर महसूस करके झुलसने लगी थी और वो दीवानों की तरह उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेकर चूमने लगा और याना ने पूरी ताकत लगाकर उसको खुद से दूर धकेल दिया और वो एकदम होश की दुनिया में लौटा तो याना ने चीख कर कहा, ये करने की कोशिश कर रहे हैं आप मेरे साथ? कल तक तो आप मुझसे बेपनाह नफरत करते थे, ये अचानक धुआंधार मोहब्बत कब हो गई आपको मुझसे? जबकि मैं आपको बता चुकी हूँ हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और मैं बहुत जल्द आपको डिवाइस देकर अक्षय से शादी करूंगी। और उसके मुंह से अक्षय का नाम सुनकर उसके तन बदन में आग लग गई और उसने एक झटके से याना के बाल गुद्दी से पकड़कर उसको अपने चेहरे के करीब करके दहाड़ते हुए, चुप, बिल्कुल चुप। अगर दोबारा अक्षय का नाम भी मैंने तुम्हारे मुंह से सुन लिया तो होठों और जुबान दोनों काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता मेरी बीवी मेरे सामने किसी गैरमर्द का नाम भी ले, उसकी होना तो बहुत दूर की बात है। और याना उसको इस तरह देखकर बुरी तरह सहम गई, गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल हो रहा था, गले की नसें फूली हुई थी, आंखें गुस्से की शिद्दत से आग उगल रही थी। अब अमन ने उसके माथे से अपना माथा जोड़कर आंखें बंद करके खुद को रिलैक्स करते हुए सख्ती से कहा, कॉन्ट्रैक्ट साइन तुमने किए थे, पैसे तुमने लिए थे, इसलिए मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। मुझे बस इतना पता है तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मैं अपनी जान से भी बढ़कर चाहता हूँ। लाख कोशिश के बावजूद भी तुमसे नफरत नहीं कर सकता। और अमन की बातें उसको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि दीवानगी, ये जुनून, ये अंदाज तो उसके अमन का था उसके लिए। तब याना ने आहिस्ता से कांपते लहजे में कहा, अमन। और उसने झटके से आंखें खोली और तुरंत याना का मुंह भींचकर गुर्राते हुए कहा, कितनी बार मैंने कहा है मैं तुम्हारे होठों से किसी गैरमर्द का नाम नहीं सुनना चाहता। और याना की एक पल की खुशी एकदम खाक हो गई और याना बुरी तरह घबरा गई और उसके होठों अमन की उंगलियों के गिरफ्त में फड़फड़ा रहे थे और अगले ही पल अमन ने याना के कपकपाते होठों को अपने मजबूत होठों में थाम लिया और कतरा कतरा उसकी सांसों को पीना शुरू कर दिया। याना लाख कोशिश के बावजूद भी उस पहाड़ जैसे जिस्म को हिला नहीं पा रही थी।
और वो दीवाना जुनूनी बना उसके होठों से रस को चूस रहा था, उसके होठों से अपनी तिश्नी मिटा रहा था और याना की आंखों से आंसू गाल पर बहने लगे थे। वो उसके होठों को इस तरह पी रहा था जैसे वो कोई नशीली शराब है और आज वो नशे में होना चाहता है। और याना का मरमरी सा कांपता वजूद अमन के अंदर एक अजीब सी आग बरपा रहा था और उसके हाथ याना के नर्म मुलायम वजूद पर चलने लगे। अब उसके एक हाथ ने याना के बालों को जकड़ा हुआ था और एक हाथ से वो उसके वजूद की नरमाहट को महसूस करना चाहता था, इसलिए उसकी टांग का स्टॉकिंग खींचकर नीचे कर दिया और अपना हाथ उसकी थाई पर फेरने लगा, उसको शिद्दत से अपने पंजे में दबोचने लगा और हाथों को थाई से फेरता हुआ उसके पेट पर लाया और याना के पेट को मेज कर रहा, लेकिन उसके होठों को एक लम्हे को भी आज़ादी नहीं बख्शी थी। और उसके हाथ ने अब याना के उभार को भींचना शुरू कर दिया और उसकी ये हरकत याना की जान निकाल रही थी। एक तो उसके मजबूत होंठ उसके नाजुक होठों को कुचल रहे थे और सीने पर उसके हाथ की सख्त पकड़ ने याना के आंसू निकाल दिए थे। अमन ने अब अपना हाथ उसके टी शर्ट के अंदर ले जाने लगा और तभी अमन को कुछ याद आया और वो एक झटके से उससे दूर हुआ और याना निढाल सी सीख ढह गई। वो बुरी तरह खांसते हुए अपनी सांसों को बहाल कर रही थी और अमन ने अपना सर कुर्सी की बेक से टीका कर गहरे गहरे सांस लेने लगा। वो खुद को इस कमजोर लम्हे से निकालना चाहता था और तभी उसने साइड से फ्रिज खोला और याना को पानी दिया और याना ने जल्दी से पानी पीकर अपनी सांसों को बहाल किया और अमन ने ड्राइविंग स्टार्ट कर दी। तब याना ने भीगी आवाज में कहा, प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दो। याना बहुत मुश्किल से अपने आंसू बहाकर खिड़की बाहर देखने लगी और ये बात उसको बहुत चुभ रही थी। वो उसकी पनाह को छोड़कर उसकी ओर के नजदीक जाने के लिए रो रही है, इसका मतलब उसको उसके प्यार का यकीन नहीं है। तो अमन ने अगले ही पल उसका हाथ पकड़कर अपने भारी सीने पर रखकर कहा, महसूस करो मेरी धड़कनों को, क्या इनमें तुम्हें अपना नाम महसूस नहीं हो रहा? याना ने एक झटके से उसे अपना हाथ छुड़ा लिया और गुस्से में कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। कल तक आप बोल रहे थे मुझसे शादी करने से ज्यादा अच्छा कुंवारा रहना लग रहा था। कल तक मैं आपकी नज़रों में सेकंड हैंड 2 बच्चों की मां थी, तो अचानक आपको मुझे में इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? तो अमन ने एक हाथ से ड्राइविंग करते हुए अपनी उंगलियां उसके होठों पर फेरते हुए उसके गले की ब्यूटी बोन को छूता हुआ उसके सीने तक लाता हुआ बोल रहा था, क्या करूं, मेरा टेस्ट खराब हो गया, अब मुझे 2 बच्चों की मां में ही मजा आ रहा है। याना ने गुस्से से उसका हाथ झटका तो उसमें दोबारा शिद्दत से उसकी थाई पर रख दिया और बहके अंदाज में उनको दबोचने लगा। याना उसका हाथ हटा हटा कर थक चुकी थी, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था। कभी वो अपना अंगूठा उसके होठों के अंदर जबरदस्ती ठूस देता तो कभी उसके सीने को शिद्दत से बिंच देता, कभी उसकी स्कर्ट के अंदर हाथ डालकर गलत जगह को छूने लगता और याना अब सर कुर्सी से टीका कर बेबसी से रोने लगी। दरवाजा खोलने की हर कोशिश भी बेकार जा रही थी। याना हार मानकर आंखें बंद करे सीट से सर टिकाए सिसकियां ले रही थी, क्योंकि उसका हाथ बराबर याना को तकलीफ दे रहा था। अजीब दीवाना और जुनूनी सा और जिद्दी बच्चा सा लग रहा था सामने बैठा ये लंबा चौड़ा आदमी। जितना उसका हाथ झटकती वो उतनी ही स्पीड से अपने हाथ से कोई ना कोई शरारत कर देता। याना ने रोते हुए बेबसी से कहा, प्लीज ये मत करो। उसने फिर से हाथ झटक दिया और तभी ही गाड़ी एक बड़े से गेट के अंदर एंटर हुई और याना ने हैरान होकर कहा, ये कहा लाए हो मुझे? लेकिन अमन ने उसके किसी बात का जवाब ना दिया और याना को गोद में उठाकर गाड़ी से बाहर ले आया और याना देखते ही समझ गई ये कोई फार्म हाउस है और अमन ने उसको अब नीचे उतारा तो याना ने गुस्से में चीख कर कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं मैं अपने शेयर और डिज़ाइन आपको बेच दूँ, इसलिए आप मुझे जानबूझकर टॉर्चर कर रहे हैं। तब अमन ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको एक झटके से अपने करीब किया और याना उसके फौलादी सीने से जा लगी और अमन ने अपने अंगूठे से उसके मुलायम होठों को बेदर्दी से रगड़कर गुस्से से कहा, क्या मेरी मोहब्बत, मेरे एहसास तुम्हारे लिए इतने मामूली है जिनको तुम मामूली से शेयर या डिज़ाइन से कंपेयर कर रही हो? अगर तुम आज रात अपनी मर्जी से अपना जिस्म मुझे सौंप दो तो मैं पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगा। ये शेयर ये डिज़ाइन क्या चीज़ है? तब याना ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको दूर धकेलने की पूरी कोशिश करते हुए कहा, ओह तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? आपको मुझसे अपनी हवस पूरी करनी है, इसलिए ये सब तमाशा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके ये इरादे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। छोड़िए मुझे, वरना मैं शोर मचा कर सभी गार्ड को बुला लूंगी। गुलदस्ता 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 गुलदस्ता। मोना और अक्षय याना का फ़ोन ट्राई करते करते थक चुके थे। मोना ने परेशान होकर कहा, याना अब से पहले तो कभी इस तरह बिना बताए इतना लेट नहीं हुई है। अगर उसको ऑफिस में ज़्यादा वर्क होता है तो वो कॉल करके ज़रूर बता देती है और अपना फ़ोन तो कभी स्विच ऑफ नहीं करती। तब अक्षय की मदर और उसके फादर ने अक्षय से कहा, चलो बेटा रात काफ़ी हो चुकी है, अब और वेट करना बेकार है। लगता है तुम्हें याना को पसंद करते हो, उसकी पसंद तुम्हारे लिए नहीं है। तब मोना ने कहा, नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बेटी ने खुद अक्षय से शादी के लिए हाँ कही है, आप कुछ देर और रुक जाइए। तब अक्षय की माँ ने कहा, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ, इस बारे में हम कल बात करेंगे अगर आपकी बेटी टाइम से आ जाती है तो। तब अक्षय ने गाड़ी की चाबी उठाते हुए कहा, मुझे लगता है याना जरूर किसी मुसीबत में फंस गई है, मैं देख कर आता हूँ। मॉम डैड आप यही रुके। तब अक्षय ने प्रेम को कॉल करते हुए पूछा, क्या याना ऑफिस निकल चुकी है? तब प्रेम ने कहा, ऑफिस बंद हुए तो 2 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, क्या याना अभी तक घर नहीं पहुंची? तब अक्षय ने कहा, हाँ अभी नहीं आई, क्या आपको कुछ पता है? तब प्रेम ने कहा, उसको एसके ने खुद ड्रॉप किया है। और एसके का नाम सुनकर अक्षय एक पल को सोच में पड़ गया। तब अमन ने उसको गहरी नजरों से देखते हुए कहा, आयोशो छोड़ दूं? तब याना ने चीख कर कहा, हाँ छोड़िए मुझे। तब अमन ने एक झटके से याना को छोड़ दिया और याना सीधी स्विमिंग पूल में जा गिरी और स्विमिंग पूल के चिल्ड पानी में याना को अपना खून जमता हुआ महसूस हुआ। ऊपर से इतनी ठंड थी और वो हैरानी से अमन को देख रही थी, जो दोनों हाथ पैंट की जेब में डाले उसको आराम से देख रहा था, जैसे याना की हालत उसको मजा दे रही थी और याना को अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। उसकी आंखें बंद होने लगी।
और तभी अमन ने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंकी और स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी और खींचकर याना को अपने चौड़े सीने में छुपा लिया और याना उसके शर्टलेस मसूला बॉडी को देखकर आंखें बंद कर ली और तभी अमन ने हाथ डालकर उसकी टी शर्ट खींचकर उतार कर दूर फेंक दी और याना अब उसके सामने सिर्फ रेड बरा में थी और गुस्से में खुद को उसे छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, छोड़िए मुझे, ये क्या करना चाहते हैं आप। तब अमन ने याना की कमर में हाथ डाल उसको खुद बाहों में भींच लिया। याना उसके चौड़े चौड़े सीने से लगी बुरी तरह कांप रही और उसने रोते हुए आंखें बंद कर ली थी क्योंकि अमन का शर्टलेस वजूद याना के बेहद करीब था। तब अमन ने दांत भींचकर कहा, अपनी हवस पूरी करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ तुम आंखें खोलकर मुझे अपनी हवस पूरी करता देखो, ओपन योर आइज बेबी। लेकिन याना ने आंखें नहीं खोली। तब अमन ने दहाड़ते हुए कहा, आंखें खोलो। याना उसके इस तरह दहाड़ने पर एकदम घबरा गई और एक झटके से आंखें खोल दी और तभी अमन ने उसके होठों को अपने मुंह में लिया और पानी के अंदर उसको लेकर उतर गया और याना पानी के अंदर उसकी बाहों में उसके होठों में कैद बुरी तरह फड़फड़ाने लगी। सब्सक्राइब VIP स्टोरी चैनल। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर दिल।